Hello friends, welcome to your own channel Pole Science Guru with Rakesh Thakur. Friends, today we are going to start a new chapter, that is alternative centers of power. And from the alternative centers of power, we are going to start a new topic, that is European Union. आज हम यूरोपियन यूनियन का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के चैप्टर से। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस टॉपिक पर एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो 2 मार्क्स का हो या 4 मार्क्स का हो या 6 मार्क का हो। तो आज हम पूरे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन क्यों बना, यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड में एक इफेक्टिव रोल कैसे प्ले कर रहा है और यूरोपियन यूनियन को बनाने के पीछे कौन सा मोटिवेशन था। तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। आप सभी ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो उस समय यूरोप की ज़्यादातर कंट्रियों को काफ़ी इकोनॉमिकल लॉस का सामना करना पड़ा था। कई कंट्रियों की इकोनॉमी जो है बुरी तरह से जो है प्रभावित हुई थी इस सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण, और ज़्यादातर देश जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना कर रहे थे। उस समय अमेरिका के एक मिनिस्टर थे जॉन मार्शल, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के सामने एक प्लान प्रेजेंट किया था। फ्रेंड्स, एक प्लान प्रेजेंट किया था जिसे मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है, ये उन्हीं के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी रेज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान वॉज प्रेजेंटेड बाय द अमेरिकन मिनिस्टर जॉन मार्शल, who had told that if all the European countries worked according to his plan, he can bring them out from the crisis of Second World War, economical crisis of Second World War। यानी उन्होंने कहा था कि अगर यूरोपियन कंट्रियां सभी उनके अनुसार काम करें, उनके बताए रास्ते पर चलकर काम करें, तो वो बड़ी आसानी से यूरोप की सभी कंट्रियों को जो इकोनॉमिकल लॉस हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान उससे बाहर निकाल सकते हैं। और ये मार्शल प्लान ही जो है फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन की नींव भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहीं से एक आइडियोलॉजी आई, एक सोच आई, एक विचारधारा आई कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए यूरोपियन कंट्रियों का जो मिलकर अपना डेवलपमेंट कर सकें और बाहर की कोई कंट्री उन पर अटैक करे तो वो उनका सामना करने के लिए स्ट्रांगली जो है प्रेजेंट हो वहाँ पर। तो ये एक पहला कदम था जहां से यूरोपियन यूनियन की शुरुआत होती है, यानी मार्शल प्लान। फ्रेंड्स, दूसरे टॉपिक को बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियोस और लोगों तक भी पहुंचती रहे और मेरा मोटिवेशन भी होता रहे, मेरा प्रोत्साहन भी होता रहे। तो फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक था यूरोपियन यूनियन को लाने का, वो दूसरा कदम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 1948। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के नाम से एक और ऑर्गेनाइजेशन बना 1948 में, जिसने इकोनॉमिक रूप में इन यूरोपियन कंट्रियों को पास लाने का काम किया। इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद जितनी भी बैरियर्स थे, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जितनी भी पाबंदियां थी इन यूरोपियन कंट्रियों के बीच, उन सभी को ख़त्म करने की कोशिश की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सके और एक दूसरे को ये फ़ायदा पहुंचा सके। तीसरा स्टेप था फ्रेंड्स द काउंसिल ऑफ यूरोप 1949। 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश किया गया। ये काउंसिल ऑफ यूरोप भी यही था कि इसमें पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मैटर में और इकोनॉमिकल फील्ड में और ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजनेस लाई जाए ताकि यूरोप की कंट्रियों का डेवलपमेंट तेजी से हो सके। जितनी भी कंट्रियां इसके अंदर जुड़ी हुई थी उन सभी को बेनिफिट पहुंचाने की बात जो है इसके अंदर की गई थी, ताकि जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच जो एक कोल्ड वॉर चल रहा था, उस बीच में इनका ये पर्पस था कि इन दोनों से दूर हटकर अपना डेवलपमेंट करें और अपने आप को सेफ भी महसूस करें और थर्ड वर्ल्ड वार के डेंजर को भी कम करने की कोशिश करें। उसकी एक पहल थी। फोर्थ पॉइंट था फ्रेंड्स इसी के अंदर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाने का मेन पर्पस ये था कि इकोनॉमिक फील्ड में हम सिर्फ आपस में ही ट्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्रियों को बेनिफिट देने की कोशिश करें, बाहर की कंट्रियों से किसी तरह का कोई लेन देन ना रखें,
ताकि यूरोप की जितनी भी कंट्रियां थी उन सभी कंट्रियों को इसका फायदा मिल सके फ्रेंड्स। इस पर्पज से 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। इन सभी के बाद फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन उभरकर सामने आया 1992 में। ये सभी 4 पॉइंट थे, ये 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 से बनने शुरू हुए और इसका अंत जो है वो 1992 में यूरोपियन यूनियन के एस्टैब्लिश होने के साथ हुआ। 1992 में वर्ल्ड में एक नया ऑर्गेनाइजेशन उभरकर सामने आया जिसे हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। 1992 में इन्होंने अपना एक फ्लैग बनाया। यहां पर एक और 2 नंबर का क्वेश्चन रेज होता है फ्रेंड्स कि व्हाट वाज डिस्क्राइब द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का फ्लैग जो है वो ब्लू कलर का है। इसमें 12 गोल्डन स्टार्स बने हुए हैं गोले में, सर्कल। ब्लू कलर के फ्लैग पर 12 गोल्डन स्टार्स बने हुए हैं और ये 12 गोल्डन स्टार जो है वो इसके फाउंडर कंट्रीज की ओर इंडिकेट करते हैं। वैसे भी 12 की संख्या जो है वहां पर लकी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है, अच्छा माना जाता है 12 की संख्या को, सम संख्या को, इवन नंबर को। इसीलिए इसमें 12 स्टार्स जो है वो बनाए गए हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया इसके फ्लैग के बारे में। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द 4 कंबाइंड एक्टिविटीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की 4 कंबाइंड एक्टिविटीज कौन सी है। कंबाइंड एक्टिविटीज का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि जिसको सभी देश यानी ऑर्गेनाइजेशन के सारे देश जो हैं वो फॉलो करते हो या एडॉप्ट करते हो, मानते हो जिसे। तो 4 कंबाइंड एक्टिविटी में सबसे पहला तो आता है नेशनल फ्लैग। ऑर्गेनाइजेशन का अपना फ्लैग बनाया गया है फ्रेंड्स, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया कि ब्लू कलर का है, जिसमें 12 गोल्डन स्टार्स बने हुए हैं। तो यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रियां हैं इन सभी कंट्रियों ने इस फ्लैग को एडॉप्ट किया है। और जब कभी इनकी कंट्रियों में कोई कंबाइंड एक्टिविटी होती है तो हर देश के अपने नेशनल फ्लैग के साथ साथ यूरोपियन यूनियन का फ्लैग भी लहराया जाता है। दूसरी कंबाइंड एक्टिविटी है इनकी करेंसी फ्रेंड्स। यूरोपियन कंट्रियों ने अपनी एक अलग करेंसी को जो है अडॉप्ट किया है और यह करेंसी है यूरो। यूरो इतना पॉपुलर हो गया है प्रेजेंट टाइम में कि इसने अमेरिकन डॉलर के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। ज्यादातर ट्रेड अमेरिकन डॉलर में होता है, लेकिन आज यूरो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए अमेरिकन डॉलर के ऊपर भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रियां हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की मेंबर हैं वो सभी यूरो में ही ट्रेड करती हैं, यूरो में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उनका। तो ये इनकी दूसरी कंबाइन एक्टिविटी है। तीसरा है इनका नेशनल एंथम, राष्ट्रगान। इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का एक एंथम भी तैयार किया है, यानी राष्ट्रगान भी तैयार किया है। जब कभी भी इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया जाता है, जब कभी भी इस फाउंडेशन डे को मनाया जाता है, तो यह नेशनल एंथम जरूर बजाया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। और फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, ट्रेड एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज। ट्रेड एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर इन्होंने कहा है कि ये आपस के देशों में ही ट्रेड करेंगे, बाहर की कंट्रियों के साथ इनका कोई लेन देन नहीं होगा, और होगा भी तो लिमिटेड होगा। लेकिन मोस्टली कोशिश ये करेंगे कि जो कंट्रियां इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं उन्हीं के साथ ट्रेड को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ एक कंबाइंड सिक्योरिटी पॉलिसी भी बनाई गई है, एक कंबाइंड आर्मी भी तैयार की गई है, ताकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी एक देश पर अटैक होता है तो वो अटैक जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे माना जाएगा और सभी देश मिलकर जो है उसका अपोज करेंगे। तो ये 4 कंबाइंड एक्टिविटीज थी फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो कोई सा भी टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करें। मैं उन पॉइंटों को अपनी अगली वीडियो के अंदर जरूर आप लोगों को बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा दूसरे टॉपिक्स के साथ, दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ और आसान तरीके से। और अगर आपको ये समझ में आ गया है
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच सके। आज का हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, जो 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है या 4 मार्क्स में कई बार बोर्ड में पूछा गया है, वो क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब यूरोपियन यूनियन एज अ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस क्या रहा है, या डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच मेक्स यूरोपियन यूनियन द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। उन कारणों का वर्णन कीजिए जो यूरोपियन यूनियन को वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम अलग अलग पार्टों में बात करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिकल की बात करें तो इकोनॉमिक फील्ड के अंदर हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो जीडीपी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट जीडीपी है विद अकॉर्डिंग टू 2005 विच इज $12 ट्रिलियन। ये 12 ट्रिलियन है यूएस डॉलर के अंदर 2005 के अकॉर्डिंग, जो कि अमेरिका के बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी है। इसके अलावा ट्रेड के अंदर सबसे बड़ा रोल यूरोपियन यूनियन का रहा है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन के माध्यम से होता है, भले यूएस और चाइना के बीच इसका डिस्प्यूट रहा हो। थर्ड, इकोनॉमिक फील्ड में हम कह सकते हैं कि WTO जो ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड के लिए बनाया गया है, उसमें इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है फ्रेंड्स। तो ये इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है यूरोपियन यूनियन का। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की। तो पॉलिटिकल में हम ये कह सकते हैं कि इसके जो 2 मेंबर हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, वो दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। वैसे यहां पर एक बात आपको फ्रेंड्स ध्यान रखनी है कि 2020 में ब्रिटेन ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया है, लेकिन क्योंकि 12th क्लास के चैप्टर के अकॉर्डिंग है तो हम इसको जरूर मेंशन करेंगे कि यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर जो हैं वो ब्रिटेन और फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर रहे हैं। एट प्रेजेंट में फ्रांस है सिर्फ, ब्रिटेन अगर ब्रिटेन को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा पॉलिटिकल की जगह ये इकोनॉमिकल फील्ड की ओर ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सॉरी, इकोनॉमिकल के साथ साथ ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फील्ड में भी ज्यादा काम कर रहा है एट प्रेजेंट टाइम। इसमें हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फील्ड के अंदर सभी देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट हुए हैं। इसके अलावा मिलिट्री की अगर हम बात करें तो मिलिट्री में हम ये कह सकते हैं कि इसकी मिलिट्री वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट मिलिट्री है, जो कि कंबाइन है पूरे यूरोपियन यूनियन की। और सिक्योरिटी पॉलिसी, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें यह डिसाइड किया गया है कि अगर किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक माना जाएगा। इसके 2 मेंबर ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही अकेले जो 550 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, जो इसके मिलिट्री इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। इसके अलावा ये एक पॉलिटिकल, कैसे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कैसे बना, ये बात बीच में रुक गई थी, वो भी बताता हूं आपको। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक के लिए हम कह सकते हैं कि इनके कई सारे कंबाइंड एक्टिविटीज हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात की। इनका अपना नेशनल फ्लैग है, इनका अपना नेशनल एंथम है, इनका एस्टैब्लिशमेंट डे है जिसे मनाया जाता है, वो कंबाइंड एक्टिविटी में मिस हो गया हमारे पास अभी। एक एस्टैब्लिशमेंट डे भी है जिसको बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और इनका कंबाइन जो है वो ट्रेड पॉलिसी भी रही है फ्रेंड्स। तो इन सब आधार पे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यूरोपियन यूनियन जो है वर्ल्ड का एक सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है। मैं समझता हूं आप सभी को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, ताकि मुझे भी पता लग सके कि कौन सा पॉइंट उन्हें अच्छे से समझ में ना आया है, और मैं उन पॉइंटों को जो है अगले वीडियो के अंदर पहले एक्सप्लेन करके, दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करके, तब मैं अगली वीडियो की तरफ बढ़ूंगा। और वैसे भी आप लोगों के लाइक और शेयर्स जो है ये पावर बूस्टर का काम करते हैं हमारे लिए,
जितनी ज़्यादा लाइक्स हमारे वीडियोस पर आती है उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है कि हम और अच्छे तरीके से अगली वीडियो के अंदर प्रेजेंट हों और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें। तो जो प्यार और आप लोगों का मुझे मिला है, मेरे वीडियोस को मिला है, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।